मैं और सिया बचपन की सहेली थे। हमारा हर काम साथ में ही होता था। साथ में स्कूल जाना, साथ में ट्यूशन और खाना भी हम साथ में ही खाते थे। वह स्वर गुण संपन्न थी और एक अच्छे दिल के मालिक थी। मैं थोड़े गरीब घर से थी। वे मेरा हर तरह से साथ देती थी। अपने साथ मेरे स्कूल की फ़ीस भी भर देती थी और स्कूल में जब अपना टिफ़िन लेकर आती थी तो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा खाना रख कर लाती थी। उसमें बस एक कमी थी कि उसका रंग थोड़ा सांवला था। इसी वजह से उसका नाम सिया रखा गया। वैसे तो उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे और उससे भी ज़्यादा प्यारा था उसका नेचर। वे 3 बहनें थीं और वह सबसे छोटी थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें कंचन और सपना बहुत ही खूबसूरत और गुलाबी रंगत की थीं। उसके मम्मी पापा भी गोरे रंग के ही थे। पूरे घर में अकेली एक वह ही सांवली थी। वह खुद भी हंसते हुए कहती थी, मुझे बुनाते वक्त भगवान के पास सफ़ेद रंग ख़त्म हो गया होगा, इसलिए मैं इस रंग की हूँ। लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत थे। वे अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। बहुत अरमान थे उसके। जब उसकी बहनें लड़ाई में उसके रंग को लेकर उसे चिढ़ाती थीं तो वह कहती थी कि दीदी, मेरे रंग में क्या बुराई है? भगवान श्री कृष्ण का रंग भी तो काला ही है। उन्हें तो अपने रंग से कोई परेशानी नहीं थी। अभी हम स्कूल में ही पढ़ रहे थे कि उसकी बहन कंचन का एक बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया और उसकी मम्मी पापा ने बिना देर किए वहाँ उनकी शादी कर दी। वे एक बहुत अमीर घर में गई थी। शादी के बाद वह जब भी अपने मायके आती थी एक बड़ी सी गाड़ी में आती थी। उनके पति भी काफ़ी हैंडसम थे। और फिर एक दिन सपना का भी एक बहुत अच्छे घराने से एक रिश्ता आया और उनकी भी शादी हो गई। वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अब सिया की और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। सिया बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। वे फ़ोन पर ही देखकर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े सिल लेती थी और अपनी बहनों की बेटियों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी फ़्रॉक बनाकर उन्हें देती थी। एक बार सिया की दीदी कंचन ने घर आकर अपने मम्मी पापा से बताया कि मेरा चचेरा देवर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है और उसके घर वाले उसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं। उनका इरादा था कि वह जैसे ही वहाँ से वापस आएगा उसकी शादी कर देंगे। मेरी और उसकी फ़ोन पर बातें होती रहती थी और वह वीडियो कॉलिंग भी करता रहता था। वह मुझसे कई बार कह चुका है कि भाभी, अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवा दीजिए। अगर आप लोग कहें तो मैं किसी दिन रॉकी की मम्मी को यहाँ पर ले आऊँ सिया को दिखाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़का अच्छा है और वह खुद कह रहा है कि सिया से शादी करने के लिए तो तुम बात आगे बढ़ाओ। एक हफ्ते बाद कंचन दीदी उस लड़के रॉकी की मम्मी को घर पर लेकर आई और उन्होंने सिया को पसंद कर लिया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी मुझे पसंद है, मैं इसे ही अपनी रॉकी की दुल्हन बनाऊंगी। दोनों ही तरफ शादी की तैयारियां होने लगी। सिया भी बहुत खुश थी। अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए नए नए अरमान सजा रही थी। शादी से पहले रॉकी भी अमेरिका से वापस आ गया था। जब कंचन की शादी हुई थी तो रॉकी अमेरिका में ही था। उसने कंचन के परिवार में से किसी को भी नहीं देखा था। उसने कंचन को भी फ़ोन पर वीडियो कॉलिंग पर ही देखा था। उसने अमेरिका से आकर कंचन को थैंक्स कहा कि उसने अपनी बहन के साथ उसकी शादी पक्की करवा दी है। उसे यकीन था कि उसकी बहन भी उसकी तरह ही होगी, लेकिन कोई भी उसके शब्दों का मतलब नहीं समझा था। उसे तो यही लग रहा था कि वह भी कंचन की तरह ही गुलाबी गालों वाली होगी और इसलिए उसने सिया की फ़ोटो भी देखना ज़रूरी नहीं समझा था। और कंचन ये समझ रही थी कि इसे मेरा नेचर पसंद है और ये इसलिए बार बार कह रहा है कि आपकी बहन भी आपकी तरह ही होगी, इसलिए मैं आपकी बहन से ही शादी करूँगा। और फिर रॉकी बैंड बाजा और बारात लेकर सिया के घर पहुँच गया। जैसे ही उसने पहली बार सिया को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। वह किसी भी तरह से कंचन की तरह नहीं लग रही थी, लेकिन अब क्या कर सकता था। इतने लोगों के बीच वह चुप ही रहा और उसकी और सिया की शादी हो गई। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसके चेहरे से उड़ते हुए रंगों को देख ही लिया था। सिया को विदा कराकर अपने घर तो ले गया,
मगर उसका दिल मुरझा गया था। घर आकर शादी की रस्मों में भी उसने मुरझाए हुए दिल से ही साथ दिया था। जब उससे रिश्ते की भाभीियों ने मजाक में पूछा कि क्या बात है देवर जी, आप तो अभी से ही इतना थक गए हो, तो उसने अपने चेहरे पर छोटी मुस्कान सजाते हुए कहा कि नहीं भाभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब रात को जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने अपनी सारी भड़ास सिया पर निकाल दी। वह अरमान सजाए हुए बैठी थी कि आज उसकी अपने पति से पहली मुलाकात होगी। वो दोनों ढेर सारी बातें करेंगे और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्लान बनाएंगे। लेकिन रॉकी ने उसके काले रंग के ऊपर उसे ऐसे ऐसे ताने दिए कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह तो रॉकी से ये भी नहीं कह पाई कि उसने खुद ही तो उसके लिए रिश्ता भेजा था। रॉकी अकेला ही बोलता रहा और उसके ऊपर तानों की बौछार करता रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। सिया अपनी किस्मत पर पूरी रात रोती रही और फिर किसी को पता न चले, इसलिए सुबह होने से पहले ही वह कमरे में आ गया था। आज रिसेप्शन था। रॉकी वहाँ पर सब लोगों से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिया उसे देखकर सोच रही थी कि उसने अपनी बातों से मुझे पागल कर दिया है और खुद ऐसे हो गया है कि जैसे कुछ भी ना हुआ हो। सिया ने सोचा कि जब ये ही किसी को कुछ नहीं बता रहा तो मैं भी चुप ही रहती हूँ। हो सकता है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। अब सिया और रॉकी की शादी को 2 महीने होने वाले थे, मगर रॉकी का बर्ताव सिया के साथ अब भी वैसा ही था। रॉकी की मम्मी, जो इतने दिनों से सब कुछ देख और समझ रही थी, एक दिन अपने बेटे से पूछ बैठी कि क्या बात है रॉकी, तुम्हें सिया से कोई शिकायत है? तुम उसके साथ अच्छी तरह से बर्ताव क्यों नहीं करते हो? अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखा और बोला, इसका कारण आप ही हैं। उन्होंने हैरानी से पूछा, वे कैसे? रॉकी चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगा कि आपको इस पूरी दुनिया में मेरे लिए इससे ज़्यादा बदसूरत लड़की नहीं मिली थी। आपने क्या देखकर मेरी शादी इससे करवाई? क्या आपको ये किसी भी तरीके से मेरे काबिल लगती है? मुझे आप पर भरोसा था कि मेरी माँ को मेरी पसंद पता है, वह मेरी पसंद की ही दुल्हन लाएगी, मगर आपने मेरे साथ धोखा किया। इस काली कलूटी को मेरे साथ बांध दिया। अब मैं दिन रात इसे देखकर कुढ़ता रहता हूँ। लेकिन बेटा, तुमने ही तो कंचन से बोला था कि वह अपनी बहन से शादी करवा दे। वे कुढ़ते हंसते बोला, आपको कहाँ से ये कंचन भाभी की तरह लगती है? कहाँ ये और कहाँ कंचन भाभी? आप दोनों ने ही मिलकर मुझे धोखा दिया है। रॉकी की मम्मी बोली, बेटा देखो, आंखों देखा अंधे मत बनो, इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें इसकी अच्छाइयाँ दिखेंगी। इसका रंग ज़रूर थोड़ा दबता हुआ है, मगर तुमने इसके नैन नक्श देखे हैं, कितने प्यारे हैं। और उससे भी ज़्यादा इसकी इंसानियत अच्छी है, इसकी मासूमियत अच्छी है। ये एक हीरा है, इसमें बस एक कमी है और हज़ारों खूबियाँ हैं। अगर इसकी अच्छाइयाँ देखें तो इसकी एक कमी तो बहुत नीचे दब जाती है। तुम भी इसकी कमी को मत देखो, इसकी अच्छाइयों को देखो। वह पैर पटकता हुआ बोला, मुझे नहीं देखनी इसकी अच्छाइयाँ, और गुस्से से वहाँ से निकल गया। सिया को उसकी सास ने गले से लगा लिया और बोली, बेटा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रॉकी का बर्ताव दिन ब दिन सिया के साथ बुरा होता जा रहा था। वह अब जब भी घर में होता था उसे पता नहीं क्या क्या सुनाता रहता था। उसे एहसास कराता था कि वह कितनी ज़्यादा बदसूरत है, लेकिन सिया उसे पलटकर कुछ भी नहीं कहती थी। एक बार की बात है, उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। सिया सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उसने नाश्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी। वह सब चीज़ें मेज़ पर रखकर चाय लेने किचन में आ गई। जब वह चाय लेकर वापस आई तो रॉकी ने अपनी प्लेट उठाकर फर्श पर दे मारी और उससे बोला कि ये तुमने क्या बनाया है?
जबकि सारे मेहमान उसकी बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ कर रहे थे। उसे तो बस सबके सामने सिया की बेइज्जती करनी थी। सिया से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने कमरे में आकर रोने लगी। और फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दोबारा मेहमानों के सामने जाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जब उनकी शादी को 1 साल होने वाला था, एक दिन कंचन सिया के पास आई तो उसे पूछने लगी कि क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या रॉकी तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है? उसके दिल में आया कि वह अपनी दीदी के गले लगकर खूब रोए और उन्हें वह सारी बातें बताए जो रॉकी उसे कहता है, मगर वह बस इतना ही कहकर चुप हो गई कि नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। रॉकी भी ये सब सुन रहा था। कंचन के जाने के बाद उसने सिया से लड़ना शुरू कर दिया कि तुम अपनी बहन से मेरी बुराइयां कर रही थी। सिया ने उसे बहुत मना किया कि मैंने दीदी से कुछ भी नहीं कहा है, मगर उसे तो लड़ाई का बहाना चाहिए था। उसने कह दिया कि मैंने अपने वकील से तलाक के कागज़ बनाने के लिए बोल दिया है और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। उसकी मम्मी ने उसे बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, ये गलत है, तुम पछताओगे। उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ ही अमेरिका में पढ़ती थी, मैं उससे ही शादी करूँगा। और 2 दिन बाद ही उसने तलाक के कागज़ लाकर सिया को थमा दिए और उसे अपने घर से निकाल दिया। वह हाथ में तलाक के कागज़ लेकर अपने घर आ गई। उसका दिल कह रहा था कि वह अपने मम्मी पापा के गले लगकर बहुत रोए, उन्हें सब बताए कि रॉकी ने उसे कितना कितना जलील किया है, मगर उसकी मम्मी ने उसकी ही गलती बताई और उसकी दोनों बहनों ने भी उसे बहुत सारी बातें सुनाई कि तुमसे अपना घर और पति नहीं संभाला गया। जब वह मुझसे मिली तो मेरे गले लगकर खूब देर तक रोती रही और मुझे अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें बताई। मैं भी उसके साथ बैठी रोती रही और उसकी बातें सुनती रही। जब उसका कुछ दिल हल्का हो गया तो वह हिम्मत से बोली कि मुझे मेरे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ। अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगी और ख़ुद इस काबिल बनूँगी कि मुझे जज न कर सकें। मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी, वह भी मेरे साथ जाने लगी, जबकि उसे तो इतनी अच्छी सिलाई पहले से ही आती थी। वह बहुत अच्छे कपड़े सिलना जानती थी। जहाँ पर हम सिलाई सीखने के लिए जा रहे थे, जब वहाँ की मैडम ने उसकी सिलाई देखी तो वह हैरान रह गई। वह बहुत ही सफाई के साथ कपड़े सिलती थी। अब तो उसने खुद अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़े भी सिलना शुरू कर दिए थे। उसने अपने घर में ही अपना बुटीक खोल लिया था। एक बार हमारे मोहल्ले में एक निहाल नाम का लड़का अमेरिका से यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर आया था। जब उसने सिया के कपड़ों को देखा तो उसने यहाँ से कुछ कपड़े अमेरिका भेजे। वहाँ पर उसके कपड़ों को बहुत पसंद किया गया। अब तो निहाल उसे ऑर्डर देकर कपड़े सिलवाने लगा था और कुछ समय बाद ही उसने अपने बुटीक पर बहुत सारे लोगों को काम पर रख लिया था। वह सिया के बुटीक पर कपड़े सिलवाता था और अमेरिका में अपने बुटीक पर भेज देता था। उन दोनों का काम बहुत अच्छा चल रहा था और उधर कंचन दीदी ने बताया कि रॉकी ने जिस लड़की से शादी की थी उसने अपनी माँ को तो घर से निकाल दिया। वह बेचारी अपने रिश्तेदारों के घर रहती फिरती रही है और रॉकी से भी उसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। उस दिन रॉकी मेरे घर आया था जहाँ पर हम सिलाई सीखने के लिए जा रहे थे और कह रहा था कि मैंने जो सिया के साथ किया है मैं उससे बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं अपनी इस पत्नी को भी छोड़ देता। फिर एक दिन निहाल ने सिया के मम्मी पापा से कहा कि मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सिया से शादी करके उसे भी अपने साथ ले जाऊँ। सिया के मम्मी पापा ने सिया से पूछा तो उसने निहाल से शादी करने के लिए हाँ कर दी और अब वह निहाल के साथ अमेरिका में ही रह रही है। निहाल ने उसे इतना प्यार किया कि वह अपनी पहली शादी की हर तकलीफ़ को भूल गई और निहाल के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है।